फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 12वीं का चौथा लेसन भारत के विदेश संबंध के विषय में समझाऊंगी। भारत ने स्वतंत्रता के बाद कौन सी नीति अपनाई, किन देशों के साथ संबंध बनाए और विदेश नीति के लिए उन्होंने क्या क्या नीतियाँ निर्धारित की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको क्लास 12वीं का चौथा लेसन करवाने जा रहे हैं, भारत के विदेश संबंध। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब भी कोई देश दूसरे देश के साथ कोई संबंध बनाता है उसे विदेश संबंध कहते हैं, और जो नीतियां वो बनाता है विदेशी संबंधों को बनाने के लिए उसे विदेश नीति कहते हैं। तो विदेश नीति का क्या अर्थ है? एक देश का अन्य देशों के साथ संबंध बनाने की नीति विदेश नीति कहलाती है। मतलब जब कोई देश कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंध बनाता है और उन संबंधों को बनाने के लिए किसी भी नीति का निर्माण करता है उसे हम विदेश नीति कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत की विदेश नीति का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाता है। अब बात कर लेते हैं कि नेहरू जी ने किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस विदेश नीति का निर्माण किया। सबसे पहले है संप्रभुसत्ता को बचाए रखना। क्या आप सभी जानते हैं कि भारत कितने कठिन संघर्षों के बाद आज़ाद हुआ और दोबारा से इस स्वतंत्रता को, इस प्रभुसत्ता को वो खोना नहीं चाहता, तो इसको बचाए रखने के लिए विदेश नीति का निर्माण किया। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। एक आप सभी को बताया कि स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन हुआ जिससे भारत और पाकिस्तान दो देश बने। इससे आगे भारत नहीं चाहता था कि भारत के अंदर कोई और खंड बिखरे या कोई और नया खंड बने, इसलिए वो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहता था। अगला है आर्थिक विकास को करना। वो अत्यधिक तेजी के साथ आर्थिक विकास करना चाहता था ताकि जो है पूरे देश का विकास, पूरी जनता के हितों को वो सुरक्षित कर सके। इससे आगे कई और भी हैं, जैसे जनता की स्वतंत्रता बनाए रखना, जनता के हितों की रक्षा करना, जनता को जो है सुरक्षा प्रदान करना, ऐसे काफ़ी उद्देश्य थे। आगे करवाते हैं भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। ये हर साल ही जो क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि सबसे पहले है गुट निरपेक्षता की नीति। आप सभी को पता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो विश्व के अंदर शीत युद्ध चला हुआ था, जो दो बड़ी महाशक्तियों के बीच था, अमेरिका और सोवियत संघ। तो भारत ने अपनी संप्रभुसत्ता को बचाए रखने के लिए एक नीति अपनाई, वो थी गुट निरपेक्षता की नीति, जिसका निर्माण 1961 में किया गया था। आगे है पंचशील समझौता। ये भारत और चीन के मध्य हुआ था 1954 में। इसमें 5 सिद्धांत रखे गए थे। ये भारत जो है पूर्ण रूप से इन पंचशील समझौते को मानता है। अगला है विश्व शांति एवं सुरक्षा। भारत चाहता है कि पूरे विश्व के अंदर शांति रहे और सुरक्षा रहे। उसके बाद है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। क्या है कि भारत कभी नहीं चाहता कि कोई देश दूसरे देश पर शासन करे, उन्हें अपना गुलाम बनाए, क्योंकि भारत जो है अंग्रेजों का काफ़ी लंबे समय तक गुलाम रह चुका है। तो उसने हमेशा से ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है। अगला है रंग भेद की नीति का विरोध। भारत ने सदैव ही रंग भेद की नीति का विरोध किया, क्योंकि भारत जो है लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और यहाँ पर उन्हें ब्लैक इंडियन कह के चिढ़ाया जाता था। इस वजह से जो है भारत कभी भी रंग भेद की नीति का समर्थक नहीं रहा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। भारत हमेशा ये चाहता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो उनका शांतिपूर्ण समाधान हो, वो युद्ध को कभी भी समर्थन नहीं देता है। स्वाधीन आंदोलनों का समर्थन। स्वाधीन क्या है कि जितने भी देश स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हैं भारत सदैव उनका समर्थन करता है, क्योंकि भारत को पता है कि स्वतंत्रता क्या है। काफ़ी लंबे समय के बाद, कठिन संघर्षों के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए वो हर उस देश के साथ है जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हैं। अगला है लोकतंत्र का सम्मान। भारत हमेशा से ही लोकतंत्र का सम्मान करता है, क्योंकि इसमें जनता की राजनीति में पूर्ण रूप से भागीदारी होती है। अगला है मानव अधिकारों का सम्मान। जितने भी मानव को अधिकार मिले हुए हैं भारत हमेशा से उनका सम्मान करता है और वो चाहता है कि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति दूसरे को गुलाम ना बनाए। तो आगे हम करवाने जा रहे हैं गुट निरपेक्षता की नीति। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की एक अहम भूमिका है। क्यों है? मैंने आपको बताया कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद विश्व 2 भागों में बट गया था। एक था अमेरिकी गुट और दूसरा था सोवियत संघ का गुट। अमेरिकी गुट थी जो उसकी विचारधारा पूंजीवादी थी और सोवियत गुट था जो उसकी विचारधारा साम्यवादी थी। भारत ने इन दोनों गुटों से दूर रहने के लिए जो नीति अपनाई उसे हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं गुट निरपेक्षता का
अर्थ किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना और स्वतंत्र निर्णयों द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। मतलब क्या है कि जो विश्व में दो गुट बने हुए थे सैन्य गुट, भारत चाहता था कि वो किसी भी गुट में शामिल न हो और अपने जो निर्णय है वो स्वतंत्र ले और उन निर्णयों के द्वारा वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करे। अब पढ़ते हैं गुटनिरपेक्षता को अपनाने के क्या कारण थे कि भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। सबसे पहला है भारत स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता था। भारत चाहता था कि वो अपनी नीतियां स्वयं बनाए, वो चाहता था कि वो अपने देश के राष्ट्रीय हितों के बारे में खुद सोचे, इसलिए उसने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। दूसरा जो पॉइंट है वो है दोनों देशों से आर्थिक मदद प्राप्त करना। अगर भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो उसे दूसरे गुट की भी मदद नहीं मिलती और भारत को अपना आर्थिक विकास करने के लिए दोनों गुटों से सहायता चाहिए थी। अगला है विश्व शांति का समर्थक। भारत सदा से ही विश्व शांति का समर्थक रहा है। अगर भारत किसी एक गुट में शामिल होता तो उसे दूसरे गुट के साथ लड़ाई झगड़े में भाग लेना पड़ता, इसलिए भारत नहीं चाहता था कि किसी भी युद्ध में वो शामिल हो। वह विश्व शांति का समर्थक था। अगला है शांतिपूर्ण विवादों के समाधान में विश्वास। भारत हमेशा से ये चाहता है कि जब भी किसी देश के बीच में किसी भी मुद्दे पर विवाद होता है तो उसका जो समाधान है वो शांतिपूर्ण बैठ के करना चाहिए। भारत का जो है शांतिपूर्ण विवादों के समाधान में विश्वास है। अगला है सैन्य गुटों से युद्ध का खतरा। दोनों ही सैन्य गुट क्या है, हमेशा से वैसे शीत युद्ध उनका चला हुआ था, लेकिन युद्ध उन दोनों में कभी भी हो सकता था। युद्ध का खतरा हमेशा उन दोनों ही गुटों में बना रहता था, जो कि भारत नहीं चाहता था। अगला है अगर किसी गुट में शामिल होता तो गुट के हितों के अनुसार निर्णयों के लिए बाधित होता। मतलब क्या है कि अगर भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल होता तो उसे भी गुट के निर्णय जो भी होते या गुट के जो हित होते उनका साथ देना पड़ता और वो उनके निर्णयों के लिए बाधित होता, वह स्वयं के निर्णय नहीं ले सकता था। अब जानते हैं गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं। तो ये है गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं, इन्हें हम गुटनिरपेक्षता का स्वरूप भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रियता। क्या है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थ बिल्कुल नहीं है। भारत गुटनिरपेक्ष होते हुए भी जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रियता रखता है। दूसरा क्या है, शक्ति की राजनीति का विरोध। भारत ने हमेशा ही जो है शक्ति की राजनीति का विरोध किया है। जो विश्व के अंदर दो गुट बने हुए हैं, कौन से गुट, अमेरिकी गुट और सोवियत संघ, ये दोनों ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही क्या चाहते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। किसके माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, और भारत ने हमेशा से शक्ति की राजनीति का विरोध किया है। अगली जो विशेषता है वो है स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण। भारत ने हमेशा ये चाहा है कि जो उसकी विदेश नीति है वो स्वतंत्र हो, वह अपने किसी भी देश के साथ मित्रता के संबंध है या व्यापार के संबंध है अपने अनुसार बनाए, ना कि किसी दबाव में आकर वो बनाए। अगली जो विशेषता है वो है सैन्य गठबंधनों का विरोध। भारत ने हमेशा से ही विश्व के सैन्य गठबंधनों का विरोध किया है, क्योंकि सैन्य गठबंधनों से हमेशा ही युद्ध का खतरा बना रहता है और भारत विश्व के अंदर शांति चाहता है। गुटबंदी का विरोध। भारत ने हमेशा से गुट जो बंदी होती है देशों के अंदर, उसका हमेशा से विरोध किया है, क्योंकि जितने ज़्यादा गुट होंगे उतना ही ज़्यादा युद्ध का खतरा बढ़ता है। अगला है मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल। भारत हमेशा ही विश्व के अंदर, देशों के अंदर मैत्रीपूर्ण संबंधों पर बल देता है कि जितने भी देश हैं वो शांति से, मित्रता से जो है अपने संबंध बनाए। इससे क्या है, सद्भावना बढ़ेगी, विश्व में शांति फैलेगी। अगला है सक्रियता। भारत हमेशा ही जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सक्रिय रहा है। वो अगर कोई भी देश गलत नीति अपनाता है तो उसने खुलकर उसका विरोध किया है। अगला है एकता एवं सहयोग की भावना पर बल। भारत चाहता है कि विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उनमें एकता बनी रहे और आपस में वो सहयोग करते रहें। इससे क्या है, सभी का जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास होता है। विश्व के अंदर बहुत सारे देशों ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की हमेशा ही आलोचना की है। इस आलोचना के उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। देखिए क्या तर्क दिए हैं। 1956 में ब्रिटेन ने जब मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने उसका विरोध किया। भारत नहीं चाहता था कि कोई भी देश दूसरे पर आक्रमण करे या उस पर कब्जा करे। भारत हमेशा से ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत जो है सोवियत संघ का मित्र था। इसलिए जो है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विश्व में आलोचना हो रही है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति समझ में ही नहीं आ रही कि भारत किस साइड में है और किस प्रकार की नीति को वो अपना रहा है। आगे हम पढ़ते हैं भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 4 नंबर में पूछा जाता है। भारत ने जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो परीक्षण किया वो मई 1974 में किया था। ये राजस्थान के पोखरण में किया था।
इसमें क्या है कि हम शुरुआत से अगर इसको देखें तो भारत का जो निर्माण हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत का निर्माण किया तो उसने ये जताया कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का सहारा लिया जाए। भारत में 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु नीति की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले जो है होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु नीति की शुरुआत की गई। भारत ने क्या कहा कि उन्हें परमाणु हथियार आत्मरक्षा और शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चाहिए और उसी के लिए वो अणु ऊर्जा बनाना चाहते हैं। परंतु 1968 में सुरक्षा परिषद के 27 सदस्यों ने दुनिया पर परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। आप सभी को पता है कि जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है और वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने क्या चाहा कि एक ऐसी संधि बनाई जाए कि अन्य जो देश हैं वो परमाणु हथियार ना बना सके। तो उन्होंने एक संधि का निर्माण किया, परमाणु अप्रसार संधि। इस पर जो भी देश साइन कर देता है वो दोबारा कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इससे क्या होता है कि ये जो स्थायी सदस्य हैं उनकी पावर बढ़ जाती है। अगर किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है तो ये जो है उनको दबा के रख सकते हैं, किसके बलबूते पर? अपने परमाणु हथियारों के बलबूते पर। परंतु भारत ने जो है इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब हम पढ़ लेते हैं भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं कि भारत ने जो परमाणु नीति बनाई उसने किस आधार पर वो बनाई। पहला है, भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। भारत ने सुनिश्चित किया कि वो परमाणु हथियारों का प्रयोग साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के लिए नहीं करेगा, वो खाली अपनी आत्मरक्षा के लिए उनका प्रयोग करेगा। दूसरा है कि शांति उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति बनाई। भारत का कहना है कि उसने सिर्फ शांति उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अणु शक्ति बनाई है, ना कि युद्ध करने के लिए। उससे आगे है कि इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। वो कहता है कि अगर दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो वो परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। अगर वो देश उनका प्रयोग करता है तभी वो अपने हथियारों का प्रयोग करेगा। अगला है परमाणु अप्रसार संधि का विरोध। ये क्या है? ये सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उन्होंने नीति बनाई 1968 में कि कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ये एक भेदभावपूर्ण नीति थी क्योंकि उन देशों के पास परमाणु हथियार थे और वे चाहते थे कि परमाणु हथियार सिर्फ हमारे पास रहे और अन्य देश इन्हें ना बना पाए ताकि वो अपना दबदबा विश्व में कायम रख सके। इस भेदभावपूर्ण नीति का जो है भारत ने विरोध किया। अगला है निशस्त्रीकरण के लिए भारत तैयार। भारत ने कहा कि अगर दूसरे देश अस्त्र शस्त्र या हथियार नहीं बनाते हैं तो भारत जो है निशस्त्रीकरण के लिए हमेशा तैयार रहेगा क्योंकि वो विश्व में शांति चाहता है। अब आगे हम पढ़ते हैं भारत के चीन के साथ शांति एवं संघर्ष का जो पूरा विवरण है वो कि भारत के चीन के साथ कैसे कैसे संबंध रहे, कब कब शांति स्थापित हुई और कब कब उन दोनों देशों में संघर्ष हुआ। देखिए, जो चीन है वो भारत का पड़ोसी देश है और इसकी आबादी विश्व में सबसे अधिक है। भारत जो है आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। भारत और चीन के जो संबंध हैं वो क्या है कि जो दोनों ही देश हैं वो एशिया महाद्वीप के देश हैं। 1949 में क्रांति हुई चीन के अंदर। इसके बाद इसमें पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि चाउ एन लाई के नेतृत्व में आई और वही पार्टी आज तक चीन में जो है शासन कर रही है। चाउ एन लाई जो है बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत की। चाउ एन लाई और नेहरू में दोस्ताना रिश्ते स्थापित हुए। हिंदी चीनी भाई भाई उस समय का एक बहुत ही फेमस नारा बन चुका था। जब भी नेहरू जी चीन के अंदर जाते थे तो वहाँ ये नारा बोला जाता था और बड़ा जो है स्वागत उनका किया जाता था। ऐसे ही भारत में जब चाउ एन लाई आते थे तो यही नारा यहाँ बोला जाता था और उनका भी जो है भव्य स्वागत किया जाता था। मतलब इन दोनों के अंदर जो है बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। लेकिन 29 अप्रैल 1954 में दोनों ही देशों ने बहुत अच्छा काम किया, वो किया पंचशील समझौता। ये क्या है कि पंच यानी 5 और शील यानी शांति के लिए किए गए समझौते। इस पंचशील के समझौते में दिया गया कि कोई देश किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे ऐसे अनेक 5 सिद्धांत बनाए। परंतु 1956 में चीन तिब्बत पर अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगा। क्या है कि भारत और चीन के मध्य जो है तिब्बत आता है, एक छोटा सा देश। चीन जो है शुरू से ये मानता है, जबकि मानता क्या है 1950 में उसने आधिकारिक तौर पर यह कह दिया कि जो तिब्बत है वो मेरा हिस्सा है, इस पर मेरा कब्जा है। लेकिन भारत का क्या है कि भारत का ये मानना था कि ये दोनों ही देशों के मध्य में है तो इस पर सिर्फ चीन का शासन नहीं हो सकता, चीन का कब्जा नहीं हो सकता। देखिए
यह दोनों देशों के मध्य का राज्य है। देखिए जो तिब्बत है वो दोनों ही देशों के मध्य में है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इधर जो चीन है, इधर इंडिया है, बीच में क्या है, ये तिब्बत है। अब क्या है कि चीन जो है पूर्ण रूप से दावा करता है कि तिब्बत जो है इस पर मेरा अधिकार है और ये मेरा है, लेकिन भारत ये नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? एक तो जो है ये दोनों देशों के बीच में है, तो एक देश का ये हो ही नहीं सकता। दूसरी बात जो है, इसके अंदर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं जो कि भारत से ही गए, तो भारत इनको जो है अपना मानता है। तीसरी बात क्या है कि जो हिंदुओं का कैलाश है वो कहाँ पे है? वो तिब्बत में है। तो भारत जो है तिब्बत को पूर्ण रूप से चाइना का हिस्सा नहीं मानता। 1958 में क्या होता है कि चीन ने तिब्बत पर अत्यधिक हस्तक्षेप किया, वहाँ पर हिंसा फैलाई और मारकाट शुरू की। इससे क्या होता है कि जो वहाँ के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भारत में शरण ली। ठीक है, भारत ने उनको शरण भी दी, लेकिन चीन ने जो है स्पष्ट रूप से मना किया था कि आप इस मामले में हस्तक्षेप ना करें, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दलाई लामा को शरण दी और उनको पूर्ण विश्वास दिलाया कि वो उनकी मदद करेंगे। इससे चीन जो है भारत के खिलाफ हो जाता है। इसके बाद जो है दलाई लामा भारत में रहता है, जिसके कारण चीनी जो सरकार है उसे पकड़ नहीं पाती है, और जब तक चीनी सरकार उसे पकड़ के अपने कंट्रोल में नहीं करती, वो तिब्बत पर उसका नियंत्रण अधूरा रह जाता है। इस वजह से चीन के अंदर जो है भारत के प्रति नाराजगी उत्पन्न हो जाती है और वो 1962 में भारत के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। देखिए 1962 में चीनी युद्ध, ये जो है भारत और चीन का प्रथम और अंतिम युद्ध था। इसमें भारत हार जाता है और भारत और चीन के जो संबंध है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद 80 के दशक में क्या होता है कि इंदिरा गांधी जी जो है व्यापारिक संबंधों का चीन के साथ प्रयास करती है, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। इसके बाद क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी जी थी, उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना और उन्होंने भी क्या किया, चीन के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया और 1989 तक चीन के साथ भारत के ऐसे संबंध हो गए कि वो व्यापार आराम से कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि भारत और चीन के मध्य कौन कौन से ऐसे विवाद थे जिनके कारण जो है उनकी बोलचाल तक भी बंद हो गई थी। सबसे पहला है दलाई लामा को शरण देना। मैंने अभी आपको बताया था कि भारत और चीन के मध्य जो तिब्बत है उसकी वजह से जो है वहाँ पर भारत और चीन के बीच में काफ़ी तनाव हुआ और वहाँ का जो दलाई लामा है वो चीन के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण भारत में आ गए और भारत से उन्होंने शरण मांगी, जो कि चीन को पसंद नहीं आया। दूसरा है मैकमोहन रेखा, ये 1914 में तैयार की गई थी, लेकिन जो है चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद आता है अक्साई चीन, ये जो है ये भी भारत और चीन के अंदर है। क्या है कि भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन ने जो है 1961 के युद्ध के बाद इस पर कब्जा कर लिया है। ये भी जो है विवाद का मुख्य कारण है। अगला है तिब्बत की समस्या। तिब्बत जो है भारत और चीन के मध्य में स्थित है। 1950 में चीन ने घोषित कर दिया कि तिब्बत जो है वो उनका एरिया है, उनका क्षेत्र है और वो उस पर अपना कब्जा किए बैठे हैं। भारत जो है इस चीज़ को नहीं मानता। भारत जो है कई चीज़ों से तिब्बत से जुड़ा हुआ है। तिब्बत के अंदर क्या है, बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म भारत से निकला हुआ है, इसलिए भारत का जुड़ाव है। दूसरा जो है वहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा है जो है वो भारत में तिब्बत की वजह से शरण लिए हुए हैं और भारत ने इसको शरण दे रखी है, तो ये भी एक विवाद का मुख्य कारण है। अगला है भारत का परमाणु शक्ति संपन्न देश होना। क्या है कि चीन को ये भी पसंद नहीं है कि भारत के पास भी परमाणु शक्ति है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुरुआत में जो है एक परमाणु अप्रसार संधि करके इन जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उन्होंने घोषित कर दिया था कि कोई भी देश जो है परमाणु हथियार नहीं बना सकता, लेकिन भारत ने उसको इनकार कर दिया और 1974 के अंदर जो है पहला परमाणु परीक्षण पोखरण के अंदर किया, जो कि चीन को पसंद नहीं आया। आगे है डोकलाम विवाद। डोकलाम क्या है? भारत, चीन और भूटान का जो है बॉर्डर है और वहाँ पर चीन जो है एक सड़क का निर्माण कर रहा है, जो कि भारत और भूटान को पसंद नहीं है। इस कारण ये डोकलाम विवाद के नाम से प्रसिद्ध है। आगे है पाकिस्तान का साथ देना। हमेशा ही चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। देखिए जो मसूद अजहर है वो बहुत बड़ा आतंकवादी है। वो जो मुख्य आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद, उसका मुखिया है और इसने भारत में बहुत सारे आतंकवादी हमले करवाए हैं, जिसमें मुख्य जो 4
हमले हैं, जो कि संसद पर हमला हुआ था 2001, मुंबई पर हमला हुआ था 2008 में, पठानकोट में हुआ 2016 में और पुलवामा में हुआ 2019 में, उन सभी में जो है इनका हाथ था। तो भारत ने कोशिश की थी कि इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित करवा दिया जाए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अंदर चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य थे, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, सभी जो है मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में सहमत थे, परंतु चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। लेकिन 2019 पुलवामा अटैक के बाद जो है भारत इसमें सफल हुआ और इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। आइए भारत और चीन के जो मध्य विवाद हैं उनको मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। ये चीन है, ये तिब्बत है, ये भारत है। इन दोनों के बीच में, चीन और भारत के बीच में जो तिब्बत है, उस पर 1950 में चीन ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी कि तिब्बत जो है वो हमारा है, लेकिन भारत इसे मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ये एक स्वतंत्र राष्ट्र था। इस बात पे क्या होता है कि 1954 के अंदर चीन ने अपनी सेना भेजकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर हिंसा फैलाई। इससे डर के जो है तिब्बत का धर्म गुरु दलाई लामा जो है भाग के भारत में शरण ले लेता है और भारत उसे शरण दे देता है। इससे जो है चीन चिढ़ गया और 1961 में उसने इन 2 रास्तों से भारत पर हमला कर दिया। तो 1961 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और उन्होंने कहाँ हमला किया? ये अरुणाचल प्रदेश है और इधर जो है अक्साई चीन है। यहाँ पर हमला क्यों किया? क्योंकि चीन का मानना है कि ये तिब्बत के हिस्से हैं, जबकि ये भारत के हिस्से हैं। क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन कब्जा नहीं कर पाता, लेकिन जो ये अक्साई चीन है यहाँ पर जो है चीन अपना कब्जा कर लेता है। सन 2020 में जो है एक नया विवाद हुआ चीन और भारत के मध्य। वो क्या था कि ये जो अक्साई चीन है यानी चीन का हिस्सा है, इधर क्या है? ये भारत है। यहाँ पर 3 पॉइंटों से चीनी सेना जो है भारत में घुसने का प्रयास कर रही थी, तो भारत के सैनिकों ने इस प्रयास को असफल कर दिया। इससे क्या है, दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया। आइए अब समझते हैं डोकलाम विवाद के बारे में। इधर देखिए, जो ये बॉर्डर है ये भारत का है और यहाँ से ये जो है भूटान का बॉर्डर है, ठीक है, और ये जो है इधर तिब्बत का बॉर्डर है। यहाँ पर क्या है, चीन सड़क का निर्माण कर रहा था जो कि भूटान और भारत को पसंद नहीं थी। अब भूटान में इतनी क्षमता नहीं थी, तो भारत ने जो है अपने 2 बुलडोजर और 270 सैनिकों को वहाँ भेजकर इस सड़क निर्माण को रोक दिया, जो बात चीन को पसंद नहीं आई। इस प्रकार ये विवाद बढ़ गया। अब हम पढ़ते हैं विदेश नीति के निर्धारक तत्व। निर्धारक तत्व क्या होते हैं? जिनके माध्यम से विदेश नीति बनाई जाती है, मतलब कि हम क्या सोच के अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। हमें उस समय वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उनको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति का निर्धारण किया था, उस समय जो है विश्व के अंदर शीत युद्ध था और सोवियत संघ और अमेरिका 2 गुट बने हुए थे। इसलिए इन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। दूसरा है नेतृत्व। विदेश नीति के निर्धारण में नेतृत्व का अहम योगदान है, मतलब जैसे नेता की सोच होती है वैसा ही वो नेतृत्व करता है और उसी के माध्यम से विदेश नीति का निर्धारण करता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू आदर्शवादी थे और श्रीमती इंदिरा गांधी थी वो व्यवहारिक थी, तो उनकी विदेश नीति में वही चीजें झलकती थी। आगे है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अहम योगदान होता है। कैसे होता है कि हम इतिहास में देखते हैं कि किन देशों ने हमारा साथ दिया है और कौन से देश हमारे शत्रु रहे हैं, उसी के आधार पर हम अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। आगे आता है सैन्य क्षमता। जिस देश के पास जैसी सैन्य क्षमता है वो उसी के अनुसार जो है अपनी विदेश नीति बनाता है। जब भारत आज़ाद हुआ और उन्होंने अपनी विदेश नीति बनाई तब उनके पास कुछ भी नहीं था। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत ने सोवियत संघ से मदद मांगी, लेकिन वो सही समय पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो जो है सोवियत संघ ने भारत को मदद दी, जबकि चीन ने जो है पाकिस्तान को मदद दी। इसके बाद है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ और उन्होंने अपनी विदेश नीति बनाई तब हमारे पास आर्थिक रूप से हम काफ़ी कमज़ोर थे, हमें पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए हमने गुट निरपेक्षता अपना के दोनों ही गुटों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। उसके बाद आती है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व का क्या मतलब है कि कोई भी देश अपनी भौगोलिक स्थिति को देख के विदेश नीति निर्धारित करता है। जैसे भारत जो है वो चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, तो उसे अपनी नौसेना को जो है मजबूत
मजबूत रखना अनिवार्य है, तो वो उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। उसके बाद है राष्ट्रीय हित। ये जितनी भी मैंने आपको तत्व बताए हैं, इन सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि कोई भी देश सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को देखता है और उसके अनुसार अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।